तो बजा दो। एक बच्चा था, दादी के पास आया, बोला, दादी माँ आप पेड़ बोलकर दिखाओ। दादी से फिर बच्चा बोला, दादी एक बार फिर से बोलो। तो दादी फिर से बोली थे। बच्चा बोला, कितना बढ़िया बोलती हो, आप मम्मी को क्यों नहीं सुना देती हो? दादी बोली, क्या मतलब बच्चा तुम्हारा? तो बच्चा बोलता है, मेरी माँ वो अपनी सहेली से कह रही थी, पता नहीं ये बुढ़िया कब के बोलेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सनम कुमारी को यहाँ पर मंच नामांकित करती हूँ। सनम कुमारी आप जान गए भी हैं मंच में। गाना है, हाँ गाना है। अरे तो नमक लगा लीजिए ज़्यादा बुलौजी। हेलो, मेरा नाम हुआ संगम मेहता। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, महान विचारक, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर सादर नमन। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे सर एंड मैम। टीचर सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं। टीचर सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं। जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। टीचर सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं। जीवन की संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। टीचर सिर्फ क्लास में पढ़ाने वाले नहीं होते। टीचर सिर्फ क्लास में पढ़ाने वाले नहीं होते, वो हमारी लाइफ के गाइडिंग स्टार होते हैं। वो हमारी लाइफ के गाइडिंग स्टार होते हैं। आप सभी के बिना ये सफर अधूरा होते हैं। आप ही से हमारा हर ख्वाब पूरा होता है। आज टीचर्स डे पे हम दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। टीचर, आज टीचर्स डे पे हम दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद हम भी ना वो होते जो आज हैं। जय हिंद, जय भारत। सनम कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर शायरी प्रस्तुत करने के लिए। एक लड़की पुस्तक में रेडी करो। बबीता कुमारी हाँ हो गया। बुलबुल कुमारी। कभी कभी मन की बात कहनी पड़ती है, कभी कभी मन की बात कहनी पड़ती है। कभी तो ताली बजा दिया करो दोस्त, ये भी आपको बार बार कहनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं। तराजू सिर्फ वजन बता
अनेक लोग मिलेंगे। जिसका जितना मान सोच रहेगी, जितना मान जिस स्तर तक वो शिक्षित रहेगा, आपका टिप्पणी उतना मान ही करेगा। यदि समाज में आप में से किसी का भी टिप्पणी होती हो तो फिर टिप्पणी से ना घबराएं, क्योंकि टिप्पणी उसी का होता है जो टिप्पणी करने लायक होता है। कोई आपके व्यक्तित्व को या आपका विचार को बुरा भला कह रहा हो और यदि आपका मन के विश्वास है कि आप जिस मार्ग पे चले हैं, जो कार्य किए हैं वो गलत नहीं है, तनिक भी गलत नहीं है, तो आप अपना विचार, अपना व्यक्तित्व, अपना मार्ग किसी और के लिए ना बदलकर आप उसी मार्ग पे डटे रहें, क्योंकि अनेक विकल्प होंगे आपको राह से भटकाने के लिए, क्योंकि अनेक विकल्प होंगे आपको राह से भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है आपको मंजिल तक पाने के लिए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलबुल कुमारी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बुलबुल कुमारी का स्वागत कीजिए। आप लोग बार बार ताली बजाने के लिए ना बोलना पड़े, आप लोग ताली बजा कर इस माहौल को रंगमय कर दे और मेरा साथ भी दे। सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को नमस्ते। मैं आप सभी के सामने शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु के मिलने से ज्ञान मिलता है, गुरु के मिलने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से सम्मान मिलता है, ज्ञान मिलने से सम्मान मिलता है। गुरु का आशीर्वाद हो और मन में हौसला, गुरु का आशीर्वाद हो और मन में हौसला, तो अपनी मेहनत से पूरा जहान मिलता है। गुरु ना होते तो किताबें कौन पढ़ाते, गुरु ना होते तो किताबें कौन पढ़ाते, आपके खिले चेहरे को गुरु ना होते तो किताबें कौन पढ़ाते, गुरु ना होते तो किताबें कौन पढ़ाते, आपके खिले चेहरे को कमल कौन कहता, आपके खिले चेहरे को कमल कौन कहता। यह तो करिश्मा है शिक्षक दिवस का, यह तो करिश्मा है शिक्षक दिवस का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। रोशनी बनकर आए जो जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। रोशनी बनकर आए जो जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक ले जाने का रखते जो हुनर, जमीन से आसमान तक ले जाने का रखते जो हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं सलाम करती हूँ। गुमनामी के अंधेरे में थी, गुमनामी के अंधेरे में थी, पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में थी, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। गुरु आपके उपकार का कैसे मोल चुकाऊं, गुरु आपके उपकार का कैसे मोल चुकाऊं। होते हैं कीमत हीरे मोती की, होते हैं कीमत हीरे मोती की, पर गुरु होवे है अनमोल। चट्टानों से हौसले हैं हमारे, चट्टानों से हौसले हैं हमारे, आसमान से ऊंचे इरादे, आसमान से ऊंचे इरादे। गुरु के ज्ञान की महिमा को देखो, गुरु के ज्ञान की महिमा को देखो, मुसीबतों में दम नहीं कि हमें हरा दे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और
जो केक काटने का कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। तो आप मिठू, सोनी, रजनी, छोटी और कुछ लोग आकर स्टेज पर आए केक लेकर और सॉल लेकर। सफल कल्याण के घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ के सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक शिष्य के भाग में होता गुरु, लेकिन यहाँ राजेश गुरु के भाग में कई शिष्य होते हैं। यहाँ राजेश गुरु के भाग में कई शिष्य होते हैं। आइए लेकर आप लोग और मनोहर जी आइए स्टेज पे। और कुछ लोग आ जाएंगे आप लोग भी। अजीत जाओ सर के साथ में रहो। आओ जाओ, आइए कुछ लोग आ जाइए। आप लोग केक कटिंग के समय हैप्पी टीचर्स डे, केक कटिंग होगा तो आप लोग हैप्पी टीचर्स डे जब बोले खड़ा होकर एक बार कम से कम शादी के साथ आप लोग हौसला बढ़ाएं सबका। एक आदमी रिकॉर्ड कीजिएगा, आगे भी पीछे भी, ठीक है, पूरा आना चाहिए। एक मिनट सर। जैसे एक माली पौधों को सींचकर उन्हें बड़ा करता है, जैसे एक माली पौधों को सींचकर उन्हें बड़ा करता है, वैसे ही हमें गुरु सर अपने ज्ञान, धैर्य और प्रेम से हमारे भविष्य को सीखते हैं। आज हम उस गुरु का दिल से आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन गुरु के टीचर्स डे के अवसर पे आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अरे मेरा इसको दीजिएगा जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। सूरज जैसे चमकना है तो सूरज जैसा तपना होगा, सूरज जैसी चमकनी है तो सूरज जैसी तपनी होगा। अपने मूल्य को हीरा के समान बनाना है तो हीरा की तरह ठोकर भी
वहाँ पर एक लड़का आया था अपना इंटरव्यू देने। उसका नाम था शांता। शांता नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। बॉस ने पूछा, क्या काम कर लोगे? शांता, सर मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे डर लग रहा है इंटरव्यू में। बॉस बोला, कोई ना मुझे दोस्त की तरह ही समझो, खुल कर बात करो। शांता, और तेरी ऐसा बात है, मैं तो फालतू का डर रहा था। और बता साले, भाभी कैसी है? बच्चे सभी मस्त में हैं? बेचारा इंटरव्यू से आउट। एक शराबी दारू पीकर मर गया। एक शराबी क्या किया? दारू पीकर मर गया। लेकिन उसके दारू के प्रति इतना श्रद्धा, इतना लगाव था, मरते मरते भी उन्होंने कह गया, शराब तो ठीक था, शायद मेरा लीवर ही खराब था। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर लोग जीते हैं भाई, यहाँ जिंदगी तो हर लोग जीते हैं, तुम जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। सुनो ना, सबको प्लेट में करके। अब हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सभी लोग, जिनका हम साल भर से इंतजार कर रहे थे 5 सितंबर में, कब आएगा, वो आज आ गया है। अब मैं उनको अपनी कुछ 2 लाइन से बुलाऊंगा और आपके बीच कुछ अपने मोटिवेशनल बात करके नेक्स्ट जनरेशन के बारे में और देश के सब क्या कैसे क्या होगा, तो सभी बातों को बताएंगे गुरु से। गुरु के नाम से ही तो हमारा नाम होता है, गुरु के नाम से ही तो हमारा नाम होता है। गुरु उड़ते परिंदे का खुला आकाश होता है। मुसीबत अगर कभी आती, लगातार दाव जीवन का, नदी में नाव जब बहते, गुरु पतवार होता है, गुरु पतवार होता है। अब ये मन उस फरिश्ते को सुनने के लिए व्याकुल है। अब ये मन उस फरिश्ते को सुनने के लिए व्याकुल है, जिनका आवाज में एक अलग ही जोश है। यदि मैं उनका चरित्र चित्रण करूं तो 6 फुट कद, गोरा बदन, मखमल शरीर, चांद सा मुखड़ा, जिसको देख के जरा चांद भी शर्मा जाए। यूं ना निकला करो रात को बाहर, यूं ना निकला करो रात को बाहर, चांद भी डूब जाएगा देख के आपको। खूब नहीं बहुत खूबसूरत हो तुम, खूब नहीं बहुत खूबसूरत हो तुम, तुमसे भी खूबसूरत है अंदाज तुम्हारा। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, हम कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा।
करूं, उनके लिए तो मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। हमें लिखनी है उन पर एक पूरी किताब, क्योंकि उनके तारीफ के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है। उनका मिजाज एक अलग अंदाज है, उनका मिजाज एक अलग अंदाज है, जिनका चेहरा में दीदार है। उनका मिजाज एक अलग अंदाज है, जिनका चेहरा में दीदार है। उनका अदा ही फिदा है और मुस्कान की पैदाइश है। इतना कुछ कहने के बाद आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये सभी लाइन किनको समर्पित है। तो सर, गुरु सर, आप आए मंच पर और अपने इस शब्द की पिरोई हुई गाथा में हमें डुबोई और तैराने और तैरने के लिए प्रेरित कीजिए। आज फिर हम लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। खासकर शिक्षक दिवस मुख्य रूप से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक साल हम लोग खास करके छात्र छात्राओं के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन तो करते हैं, सब कुछ होता है और उस कार्यक्रम के बाद उनकी जो विचार है, उनके जो प्रेरणा के स्रोत है, वे जो उनके प्रेरणा के स्रोत हैं, जो उनकी विचारधाराएं हैं, वो हम लोग आगे लेकर के चलते नहीं हैं। बस कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम के बाद वो वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन उनके जो जीवन से संबंधित विचारधाराएं हैं, उन जो प्रेरणा के स्रोत हैं, वो बहुत सारे पोटेंशियल उनमें है जो हम लोग को उसका उपयोग करना चाहिए। और उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर जैसे प्रत्येक साल हम लोग आयोजन करने के बाद खास करके अपने शिक्षा और कंपटीशन और प्रतियोगिता पर चर्चा करते हैं, तो उसी तरह इस बार भी हम लोग कुछ इसी तरह का ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो आगे फिर हम लोग को चलना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि के अवसर पर जो उनसे संबंधित एक बहुत ही अच्छा लाइन था उनका, खास करके उनका एक विचार है कि एक ऐसा स्थिति होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो या एजुकेशन से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, पढ़ाई से जुड़ा हो, प्रतियोगिता से जुड़ा हो, ये ऐसा होना चाहिए। जो उनका कहना था कि एक तारतम्यता होनी चाहिए। और खास करके यदि उनका ये विचार हम लेकर के चले तो इसी इनके चूँकि जन्म तिथि के अवसर से हम लोग चलें, तो यदि यहीं से हम ये मान के चलें कि एक पहली बात कि अपने जीवन में
सिर्फ किताब को ही लेकर के हम चलें ये नहीं है, पढ़ाई को ही लेकर के चलें ये नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि तारतम्यता हमारे जीवन में, जिंदगी में रेगुलरिटी के रूप में बने रहना चाहिए। और इसी बात पे फोकस करेंगे हम कि यदि इनका जन्मतिथि हम मनाते हैं तो उसी तरह से एक शपथ हम लें, एक डेडलाइन तय करें कि किसी भी चीज़ में रेगुलरिटी बनाना हमारा काम है। हम यदि रेगुलर रहें, रेगुलरिटी को बना के चलें, तारतम्यता को लेकर के चलें, तो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कैसी भी स्थिति हो हम उसमें सफल हो सकते हैं। और दूसरी बात कि यदि तारतम्यता को लेके चलें तो जेपीएससी जैसा जो एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं ये एक बहुत छोटी चीज़ है। ये बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, बहुत लोग अफसर बनते हैं, बहुत प्रशासक बनते हैं, लेकिन जिंदगी में एक सच्चा नागरिक बनना, एक सच्चा व्यक्ति बनना हमें खास करके डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और उसी का हम उपयोग यदि परीक्षा और प्रतियोगिता में करें तो हम रेगुलर ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। जेपीएससी जैसा छोटा चीज़ हम बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं उसमें, लेकिन एक बहुत बड़ी छात्र छात्राओं में कमी होती है जो हम लगातार देख रहे हैं। क्योंकि हम जो स्थिति देख रहे हैं खास करके इस स्थिति में, इधर जो 4-5 साल की स्थिति में, कि ये जो छात्र छात्राओं के बीच का गैपिंग जो होता है, पढ़ाई का गैपिंग जो होता है, ये एक बहुत ही मायने रखता है। ये कदापि नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी असफलता हाथ लगे, चाहे वो 6 जेपीएससी के हों, 5 जेपीएससी के छात्र छात्राएं हों या 7 to 10 के छात्र छात्राएं हों, जो किसी भी कारण से यदि अपना रेगुलरिटी छोड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, तो उससे उनको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता आपका साथ रहेगी, आपके पास आएगी जबकि आप उस तारतम्य को बनाकर चलेंगे, रेगुलरिटी को बनाकर चलेंगे। हमें रेगुलर लिखना है, ये लाइन हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हमें रेगुलर लिखना है, तो चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या स्टेट कमीशन हो या जेपीएससी, आसानी से हम सक्सेस कर सकते हैं। बाधा आ सकती है, बड़े कार्यों में बाधाएं बहुत आती हैं और बिना बाधा के आप सीख भी नहीं सकते। इसलिए बाधाओं से डरना नहीं है, बाधाओं से रुकना नहीं है, रेगुलरिटी को हमको बनाए रखना है। इसलिए पहला लाइन था कि खास करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि के अवसर पर कि आज हम ये तय करें कि हम रेगुलर रहेंगे और रेगुलर लिखेंगे और रेगुलर रिवीजन करेंगे। हम एक पायदान आसानी से पार कर सकते हैं जेपीएससी का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, यदि जेपीएससी को ही टारगेट करके हम लोग चलते हैं तो जेपीएससी आसानी से हाथ लग सकता है यदि हम ये कर लें कि अपने अनुशासन के अनुसार कार्य करें। अनुशासन एक बहुत मायने रखता है। आप ये तय कर लें कि हमें रेगुलर इतने बजे बैठ के पढ़ना है, शाम को इतने बजे से इतने बजे बैठ के पढ़ना है। ये हमारा अनुशासन के अंतर्गत आता है, हमारा टाइमिंग फिक्स है। कुछ भी होगा हम अपने उस टाइम को लेकर के ही चलेंगे। कुछ भी होगा पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। कहीं जाना होगा पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। वो टाइम को हम अपने रूटीन लाइफ में उसको फिक्स कर दें। ये सही है कि जो 4 घंटे पढ़ते थे, यदि किसी तरह कोई समस्या आती है 1 घंटे ही पढ़ लें, लेकिन 1 घंटे पढ़ करके ही छोड़ेंगे हम। शाम का भी समय है, बहुत सारी कार्य हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं,
बहुत सारी समस्याएं हैं ज़िंदगी में, वो आते रहेंगी, लेकिन हमारा रूटीन वर्क था। हम रूटीन में जहाँ 4 घंटा बैठ के पढ़ते थे, ठीक है, हम आज 1 ही घंटा कर लेंगे, कल फिर हम 4 घंटा पढ़ लेंगे। तो इस चीज़ को बहुत ही अनिवार्य रूप से आपको लेकर के चलना है। ये हमारा डेली रूटीन का वर्क होगा। इसलिए अनुशासन आपको बनाए रखेगा, और यदि आप अनुशासन को बनाए रखते हैं और रेगुलरिटी को लेकर के चलते हैं तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकता है। और जेपीएससी तो बहुत छोटा सा चीज़ है। इस बात को आपको डेडलाइन लेना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि के अवसर पर, कि हम तय करेंगे कि हम इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये हमारा रेगुलर का रूटीन होना चाहिए। और तीसरी बात, ये बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी चीज़ को जो बहुत कॉमन होता है, जो हम इसी मन से बोल सकते हैं और कहीं नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी लोग एक साथ यहीं पे आप रहते हैं, ये एक बहुत ही मायने रखता है कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं, जब मेंस का टॉपिक लिखते हैं, तो बहुत सारी कॉपियाँ हमारे पास ऐसी आती हैं जो बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत सारी कॉपियाँ ऐसी रहती हैं जो बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, और बहुत कुछ ऐसा भी रहता है जो कि कोई काम का नहीं रहता है फिर भी लिखता है लड़का। 3 टाइप की कॉपी रखता है। और एक ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो लिखते ही नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनके मन में भय है, डर है, या तो टॉपिक तैयार नहीं, ये ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो ये कैसे दूर होगा? ये दूर करने का एक ही रास्ता है कि जैसे जिसका कॉपी बढ़िया आ रहा है वो रेगुलर रिजीट होकर के लिख रहा है, बीच वाला भी रिजीट होने का कोशिश कर रहा है, एक ऐसा है जिसको खराब आ रहा है फिर भी वो जबरदस्ती लिख रहा है, कुछ न कुछ तो सर लिख करके उस पर डालेंगे चाहे खराब ही सही हो, और एक ऐसा है जो कि वो लिख ही नहीं रहा है लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा उसको कि हमारा साथी जो है अच्छा कर रहा है तो अब हमको भी कुछ लिखना चाहिए, भले ही टॉपिक उसका नहीं आया हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उनका कॉपी पेपर तैयार है लेकिन वो लिखते नहीं, तो ये कोशिश करिए आप कि आपके लिखने में क्या बाधा है, क्या समस्या है, क्यों नहीं लिख पाते हैं आप, तो आप वो हमारे साथ आकर के शेयर करिए कि हम नहीं लिख पाते हैं, या हेजिटेशन है, या गलत लिखाने का डर है, या हमारा पेपर नहीं तैयार है। तो पेपर तैयार यदि नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पेपर तैयार होगा तो फिर आप लिखिएगा। लेकिन जिनका पेपर तैयार है नहीं, वो क्लास किया हुआ है लेकिन वो नहीं लिख रहे हैं, उनका मन में हेजिटेशन है, तो वैसे छात्र छात्राएं जिनको इस तरह की समस्याएं आती हैं वो बेझिझक हमसे मिले आकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं लिखना है। यहाँ वैसे छात्रों के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जब चूँकि जेपीएससी में क्वेश्चन 40 अंक का आता है, तो 40 अंक का आता है तो वो बड़ा मांगता है आपको 700-800 शब्द में लिखना है, तो 700-800 शब्द में लिखना है तो उसके लिए आपको स्टेप लेना होगा। हम हर क्वेश्चन का जवाब स्टेप बाय स्टेप लिखाते हैं आपको, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखाते हैं या पॉइंटर वाइज लिखाते हैं। तो पॉइंट वाइज दिखाते हैं तो पहले पॉइंट रट्टा मार लीजिए, यदि कुछ नहीं आता है तो कौन कौन सा पॉइंट है और उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और उसके बाद उसको पढ़ लीजिए और फिर उसी समय उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेंजा पढ़े, उसमें अंडरलाइन करिए क्या कह रहा है, फिर उस पर चर्चा कर लीजिए। तो ऐसे करके स्टेप बाय यदि आप चर्चा करते हैं और लिखते हैं, अब जब एक बार आप उसको यदि कर लेते हैं फिर फुल्ली क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए और उसके बाद फिर उसको लिख दीजिए, आसानी से आप देखिएगा कि लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करिएगा, वो आज के दिन से ही ये तय करिए, आज ही शपथ लीजिए कि हम अगले क्लास अगले टेस्ट में ऐसा करेंगे,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म तिथि के अवसर पे ही आज ही तय करिए कि हम अगले टेस्ट में लिखेंगे, इसके लिए हमको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ये एक मुख्य बात हो गई। अब थोड़ा ये ध्यान रखना है हमको कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत किस दिशा में करते हैं और कैसे करते हैं। मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन जिस दिशा में हमको करना चाहिए, जिस पे सटीक वार करना चाहिए, उस पे हम सटीक वार नहीं कर पाते। स्वाभाविक है कि मेरा कॉपी में मार्क्स नहीं आता है। हमको चाहिए एकदम टारगेट, वो टारगेट जहां कि हम जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब दें। तो उसके लिए ही हमको मेहनत करना है, तभी वो सही दिशा कहलाएगा। हम 5 घंटे बैठ के पढ़ जाएं पूरे किताब को, नोट्स को, बुक को, और फिर लिखते समय ये समझ में आए कि कुछ हाथ चल ही नहीं रहा है, कुछ लिखा ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको ये मेहनत कोई काम का नहीं होगा। आपको भले लगेगा कि हम 5 घंटे बैठ करके पढ़ लिए, तो ये आप 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन ये टारगेट करके पढ़िए कि आपको जो है वो ये टॉपिक पे मेहनत करना है। तो ये टॉपिक को पढ़ करके और उसको लिख दें, 1 घंटे में लिख दें, 2 घंटे में लिख दें, उसके बाद उसको छोड़िए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जो आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा, और वो टारगेट यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आप सक्सेस आपके पास रहेगा। इसलिए आप आज ही ये तय करिए कि ऐसा हमको करना है। जेपीएससी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अभी आपने देखा कि जितना भी रिजल्ट आया, जिस भी तरह के रिजल्ट जेपीएससी में आया, हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट थे सब आप ही के जैसे, आप ही लोगों के बीच के थे। और वो किए क्या, जो रिजीट होकर के लिखा उसका मार्क्स आया, जो रिजीट होकर के नहीं लिखा थोड़ा कमी बेसी रहा, या कुछ आयोग का अपना कमी बेसी भी रहता है, तो उसके ओवरलुक करके हम लोग ओवर चलते हैं उससे। ठीक है, यदि हमारे यहाँ वैसा होता तो एक आप देखिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ 15 ही रिजल्ट आया, तो 15 में 11 तो मेरा प्रशासनिक ही रहा। क्यों, एलाइड भी तो जा सकता था, बहुत सारी सेवाएं थी उसमें, तो उसमें योजना में जाता, शिक्षा में जाता, एक्साइज में जाता, वैसा भी तो जा सकता था, क्योंकि हमारे स्टूडेंट का काफ़ी बढ़िया थी, मेंस का नंबर बहुत बढ़िया था। यही कारण था कि जब फर्स्ट चॉइस हम प्रशासनिक दिए थे तो हमको आयोग को देना पड़ा फर्स्ट चॉइस, हमको डिले नहीं कर पाया। इसीलिए हमारे यहाँ का अधिकतम जो रिजल्ट आया उसमें आप देखिए कि प्रशासनिक सेवा, यानी हर लड़का जो प्रशासनिक का फर्स्ट चॉइस देता है कि हमको फर्स्ट चॉइस प्रशासनिक चाहिए, तो आपका नंबर यदि बहुत बढ़िया आएगा तो आपका फर्स्ट चॉइस आपको देगा, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट इच्छा है, पहली प्राथमिकता थी। तो इसीलिए नहीं तो बहुत सारे एलाइड सर्विस थे उसमें आ जाते कैंडिडेट, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसका कारण था कि मेंस का कॉपी बहुत अच्छी थी उनका, और वो आयोग को जो फर्स्ट चॉइस लड़के दिए उनको देना पड़ा, वो डिले नहीं कर पाया उसमें, इतना अच्छा मार्क्स आ चुका था उसमें। इसलिए आपको हम हर बार एक ही बात कहेंगे, बार बार एक ही बात कहेंगे कि अपना टारगेट साधिए। एक बात, कोई कुछ भी कहे, कोई कितना कुछ कहे, हमको लिखना है तो लिखना है। दूसरी बात, अनुशासन के अंतर्गत टारगेट करना है कि हम सुबह पढ़ेंगे, शाम पढ़ेंगे। कुछ भी समस्याएं आए उसमें हम कम कर देंगे टाइमिंग, लेकिन अपने लाइफ रूटीन फिट करके और उसके अनुसार चलेंगे। और तीसरा कि मेहनत करेंगे लेकिन दिशा के अनुसार मेहनत करेंगे, टारगेट के अनुसार। दिशाहीन मेहनत कभी आपको सफल नहीं कर सकती है। दिशा वैसा होना चाहिए जो टारगेटेड होना चाहिए। यदि ये 3 बातों को लेकर के आप लगातार रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं, तात्पर्यता को लेकर के चलते हैं, तो कोई भी जीवन में किसी भी तरह की समस्या आपको बाधाएं आएंगी तो जरूर, लेकिन डिले नहीं कर सकती, आपको हटा नहीं सकती है, और सफलता आपका पांव चूमेगी। बस इतना ही हमारा आज का उद्देश्य था।
कि आज आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इन्हीं बातों के मुख्य रूप से जो मुख्य तथ्य जो था, जो उनका मुख्य विचार था, मुख्य प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम उनका उपयोग करते हुए आज से ये टारगेट करें और इस अपने टारगेट को साध करके और आज से लेकर के हम चलें। फिर से एक बार आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। कि गुरु के साथ शिष्य अब अधिक उदार आएंगे, मधुर वचन के साथ जेपीएससी सिलेबस बताएंगे, रह गए जो असफल सभी को पास कराएंगे। राजेश गुरु कह रहे हैं जेपीएससी में अधिकारी बार बार बताएंगे, बार बार